के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार भारती जी, अन्य आमंत्रित वक्तागण और साथियों। मैं पहले विषय प्रवेश में करने से पहले ये कहूँ कि जो चित्र कोलाज आपने जिसे कहा, वो मुझे चित्र कोलाज से ज़्यादा कविता लगी और आपने पृष्ठभूमि में जो वंदे मातरम के साथ भारतीयता के साथ उसे जैसे जोड़ा, तो एक अर्थ संप्रेषित हुआ कि भारतीयता से हमें क्या समझना चाहिए। विषय में प्रवेश करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर दूँ ताकि कोई दुविधा ना रहे। पहली बात यह कि जब संयोजक ने मुझसे इस विषय पर बात करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि कृपया मज़दूरों पर कुछ चीज़ें शामिल कीजिएगा इसमें। तो मैं ये सोच रहा था और उसके बाद मैंने उसको विचार करके जो तैयार किया, वो मैं कुछ हिस्सा मज़दूरों को लेकर, कुछ हिस्सा अस्मिता को लेकर और कुछ हिस्सा समकालीन कविता के रुझान को लेकर, इसको मिलाकर मैं बातचीत करूँगा। दूसरी बात यह कि एक अच्छी कविता लिखने में कई बार 1 दशक से ज़्यादा का समय लग जाता है। ये मैं मज़ाक में नहीं कह रहा हूँ, मुक्तिबोध की ऐसी कविताएँ हैं जो अ, इतना समय पार की हैं और कवियों को स्थितियों को आत्मसात करने में कई बार समय लग जाता है। तो ढेर सारे ऐसे बड़े कवि हैं जो वरिष्ठ कवि हैं, वो इस बीच कविता लिख रहे हैं लेकिन अभी तक वो इस स्थिति में नहीं है कि वो प्रकाशित हो पाई हों। तो हमारे पास मैं मेरी कुछ कवियों से बात भी हुई जो वरिष्ठ कवि हैं और उन्होंने कहा कि हम लिखने की प्रक्रिया में हैं लेकिन अभी तक चीज़ें इस स्थिति में नहीं है कि वो प्रकाशित हो। तो ऐसी स्थिति में जो कविताएँ हमारे पास सोशल मीडिया से उपलब्ध थीं, दूसरे माध्यमों से उपलब्ध थीं, इसमें से एक बड़ा संग्रह जिसके लिए मैं संयोजक को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जुटा कर दी, उन्हीं पर बातचीत हो सकती है। तो इस सीमा को समझा जाए। ये स्थिति बदलेगी कुछ महीने बाद। और तीसरी बात यह कि मुख्यतः यह दौर हिंदुस्तान में 3-4 महीने का अभी है। तो इतने सीमित दौर के आधार पर अ, किसी काल विशेष के साहित्य की प्रवृत्तियाँ निर्धारित नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं जो बातें कह रहा हूँ उसे कोरोना दौर की कविताओं की, इस लॉकडाउन पीरियड की कविताओं के रुझान के रूप में समझिएगा, इसे समकालीन कविता की प्रवृत्तियों के रूप में मत समझ लीजिएगा। समकालीन कविता की प्रवृत्तियों पर बात करने के लिए एक लंबे कालखंड को विचार-विमर्श के केंद्र में लाना होगा। मैं मूलतः 3-4 महीने की कविताओं को ध्यान में रखकर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो इन कविताओं को पढ़ते हुए मेरी उम्मीद काफ़ी जगी। तो पहला रुझान जो मुझे दिखाई दिया जिस पे मैं बात शुरू करना चाहता हूँ और वो एक पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहता हूँ कि इस महामारी ने जो इस आपदा ने जो स्थितियाँ पैदा की हैं, जो दुःख हमें दिखाया है, जो पीड़ा, कष्ट, अनुभूति जैसी हमें हुई है, वो एक पक्ष है। लेकिन इसके साथ एक और अच्छी चीज़ हुई है कि इन सब के बीच समकालीन कविता की परिभूमिका विस्तार। मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हमारी संवेदनहीनता जो समाज की है वो तो कोरोना दौर की कविताओं ने बहुत हद तक दिखाया है, काफ़ी हद तक दिखाया है। लेकिन जब आप इंटरनेट को खंगालने लगेंगे, छाँटेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे-ऐसे लोगों ने कविताएँ लिखी हैं जिनका कविता से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। अ अ, सबको सबके हृदय की जो अनुभूति है वो जगह-जगह प्रकट हुई है। इससे कविता जब मैं कविता की परिभूमि का विस्तार कहना चाह रहा हूँ तो मेरा तात्पर्य ये है डॉक्टरों ने कविताएँ लिखी, पुलिस ऑफ़िसर्स ने कविताएँ लिखी, अ, सलमान खान कुम और सोनाक्षी सिन्हा और महेश भट्ट और इस तरह से आयुष्मान खुराना इन लोगों ने कविताएँ लिखी। अ, और कुल मिला के आप कहें तो ऐसे निष्ठुर और संवेदनहीन लोगों ने भी कविताएँ लिखी जिनसे कविता की कोई उम्मीद मुझे तो कतई नहीं थी। तो इस लिहाज से कविता के लिए यह एक अच्छी बातचीत, अच्छा दौर आप कह सकते हैं कि है। अ, साथ ही आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह दूसरा प्रसंग है कि इसमें से ढेर सारी कविताएँ परिपक्व नहीं हैं, ढेर सारी कविताएँ बहुत कमज़ोर हैं। पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमारे अतीत का, हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति की समझदारी इसमें नहीं है। लेकिन जब
एक समय बीतेगा तो उसके बाद ये धूल छटेगा और जो कविता हमारे पास बची रह जाएगी, मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उससे आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं। इसी रुझान का एक और पक्ष ये है कि जैसे ही हमारे देश में थोड़ी-सी शांति आती है, कुछ ही पल के लिए सही, कुछ एक बुद्धिजीवियों को, कवियों को, आलोचकों को मैं देखता हूँ कि एकदम इसमें भिड़ जाते हैं कि जो भी प्रगतिशील शक्तियाँ हैं, प्रगतिशील ताकतें हैं, उन पर हमला शुरू कर दिया। जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में जो भी राजनीति हो रही है, उसके मामले में सिर्फ़ वही लोग ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब विकट परिस्थिति आतियाँ हैं, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि प्रगतिशीलता का क्या महत्व है। तो ऐसे ढेर सारे लोगों का की जो आवाज़ है, इस समय दब गई है। अ, और ये कविता के लिहाज से एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमें और आपको इस दायित्व को निभाना है कि कविता की सामाजिकता को बढ़ाने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हम अ, उसका जितना उपयोग कर सकते हैं। अगले रुझान के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जब आप इस दौर की कविता को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मर्मांतक पीड़ा से उपजा हुआ एक दायित्व बोध, एक सामाजिकता की भावना और आधुनिकता का प्रत्याख्यान, आधुनिकता की से जो हमारी अपेक्षाएँ थी, उनके अधूरे रह जाने के बोध को लेकर ढेर सारी कविताएँ लिखी गई। मतलब कई ऐसे कवि हुए हैं, जो अभी तुरंत स्थापित हो जाने की जो होड़ होती है, उस होड़ से हटकर उनका ध्यान उधर गया है जहाँ जाना चाहिए। कवियों में यह भावना दिखती है कि कवि से पहले वे मनुष्य हैं और मनुष्यता का विस्तार ही कविता का लक्ष्य है। इस दृष्टि से ढेर सारी कविताएँ लिखी गई हैं। मैं एक आध उदाहरण आपको सुनाऊँ, बोधिसत्व की कविता है हमारे कागज देख लो। तुम हाकिम हो लो देख लो, हमारे ये जो चिथड़े हो चुके पैर हैं पुरखों से मिले हैं, ये थकते नहीं हैं, कट पट जाने पर भी चलते रहते हैं। यकीन न हो तो नया घाव दो तुम अपनी लाठी या बंदूक से और हम दौड़ कर दिखाते हैं। तुम नए विधाता हो, नए यंत्र हैं तुम्हारे पास यंत्रणा के, हमारे खून की जांच कर लो, हमारे मन में खिले मुरझाए सावन भादो मई जून की जांच कर लो, हमारी हड्डियों में छिपे ज्वर को देख लो, हमारा विस्फोट होता मौन स्वर देख लो और हमें हमारे खेत तक जाने। ऐसी ही एक कविता अमित एस परिहार की कविता का शीर्षक है महाराज, अब आप भी कुछ न कहें। अभी भी बचा है बहुत कुछ, अर्थनीति बची है तलुओं में बंधी घिसटती हुई, भाईचारा बचा है बच गए लोगों के जहन में, उठी हुई कृपाण और ग्रीवा के बीच बची है दया। अभी भी बचा है बहुत, बचा है 8 माह से गर्भवती स्त्री का गर्भ, हजारों हजार किमी की यात्रा में पैदल चल रहे लोगों के तलुओं में बचे हैं समय के घाव, पति पत्नी और बच्चे में बच गया है बच्चा, ट्रेन की पटरियों में बची है रोड, रोड में बचा है पिघलता तारकोल, तारकोल में बचे हैं जले हुए पांव, जले हुए पांवों में बचा है घर पहुंचने का जुनून, देश की सेनाएं बची, सरहद बची है, सरहद में बचे हैं दुश्मन बचे हैं, तो बचे हैं महाराज आप। तो मतलब इन कविताओं में आप देखिए कि कितनी मर्मांतक पीड़ा झलक रही है, कितनी घनीभूत वेदना झलक रही है, कुछ ना कर पाने का एक बोध लगातार इस दौर के कवियों में दिखाई दे रहा है। पहली जब घर वापसी हुई थी, घर वापसी की घटना आपको याद होगी, जब ये चर्चा में आया था, तो कवि विचलित हुए थे और उन्होंने उसे अभिव्यक्त भी किया था। लेकिन इस बार की जो घर वापसी है, शहर में अपने कार्यस्थली से लेकर गाँव या कस्बे में अपने मकान के बीच का जो दृश्य है, उससे कोरोना दौर की कविताएँ अटी पड़ी। वो चाहे घर हो, जंगल हो, ज़मीन हो, रास्ते हों, रेल की पटरी हो, रोटी हो, एक के बाद एक कविताओं में आप देखेंगे। शंकरानंद की कविता है रोटी की तस्वीर, पंकज चतुर्वेदी की कविता है कोरोना काल में, संदीप जी की कविता है लाल चाँद, लालटू जी ने कुछ कविताएँ लिखी हैं इस लिहाज से, अभी-अभी किसी ब्लॉग पर वो प्रकाशित। तो इस तरह की कविताओं से यह दौर हटा पड़ा और आधुनिकता के आवरण में हमने जो ढकोसला तैयार किया है,
उस ढकोसले पर इस दौर की कविताओं ने जमकर प्रहार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिकता से हमारी अपेक्षाएं क्या थी। हम चाहते थे कि सत्य और तर्क का विस्तार हो। हम चाहते थे कि आस्था जो मतलब बिना किसी तर्क की जो आस्था है वो पीछे छूटे। हम चाहते थे वैज्ञानिक चेतना आगे बढ़े। हम चाहते थे कि स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व आधारित एक एक भाईचारे का, एक समतावादी, समतामूलक समाज का विकास हुआ क्या? एक तरफ गगनचुंबी इमारतें खड़ी हुई, बड़े बड़े ब्रिज खड़े हुए, हवाई जहाज बने जिसका उपयोग कुछ लोगों ने किया, और दूसरी तरफ हमारे किसानों, मजदूरों, दलितों, मूल निवासियों, इन लोगों की जो हालत हुई वो देखने लायक है। पिछले 3 महीने में हमने जो देखा, तो आधुनिकता के ऊपर, उसके आवरण के ऊपर, उसके छद्म के ऊपर कि आधुनिकता से जो समझाया जाता है, उस छद्म के ऊपर इस दौर की कविताओं ने जमकर प्रहार किया है। कविता सुनिए, शंकरानंद की कविता है, पृथ्वी सोच रही। हद है कि वह पानी न घर में मिला, न हजारों मील दूर किसी चमकदार शहर में, जहां समुद्र का किनारा था, जहां छल छल नदी बहती, जहां सबसे अमीर लोग रहते थे, जहां इस देश की संसद थी। ये समय इतिहास का सबसे भयानक समय है, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बच जाने के लिए प्रार्थना नहीं करता, उन्हें मौत के मुंह में जाते देखता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई फिल्म चल रही, जैसे कोई तमाशा शुरू हो। ये पृथ्वी सोच रही है, मैं आखिर घूम किसके लिए रही हूँ। इसी तरह एक और कविता सुनिए, अदनान कफील दरवेश की कविता है, एक मुर्दा मजदूर का बयान। आधुनिकता पे कैसा प्रहार है देखिए। जिसने कुएं खोदे, जिसने नहरें निकाली, वो पीछे छूट गए, और जो विदेशों में ऐश कर रहे थे वो हवाई जहाज से वापस आए। हमने कुएं खोदे, नहरें निकाली, जिनका पानी हम पर ही हराम हुआ। हमने सड़कें बनाई, जिसने दुनिया की हर आबादी को एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन सर्द अफसोस की आज वबा के इस दौर में हमारा वफादार कोई साबित। हवाओं ने भी नश्तर बनकर हमारे टूटते सीनों को छलनी किया। वे काली सड़कें भी जो अमूमन घरों तक जाती थीं, हमें दर्दनाक मौत के हाथों ले गईं। मजदूर का बयान। ये मेरा आखिरी बयान है, इसे अदलो इंसाफ की अदालत में दर्ज किया। आधुनिकता पे एक बेजोड़ प्रहार है, और ऐसी कविताओं से कोरोना दौर की कविताएं अटी पड़ी है। मैं उदाहरण देते रह जाऊंगा, मेरा मन है लगातार पढ़ते रहने का इन कविताओं का उदाहरण, और मैं थोड़ा तेजी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास समय सीमा है। तो मैं उदाहरण कुछ कम सुनाऊंगा, जिसमें ढेर सारी अच्छी कविताएं छूट जाएंगी। तीसरा रुझान जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है कविता की जो नई राजनीति है उसके बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत बहस चल रही है कविता और राजनीति के संबंध को लेकर, जिसमें नकारात्मक अर्थ के रूप में राजनीति का प्रयोग है। देखिए, कोई भी बड़ा या महान साहित्यकार हो, वो उदात्त भाव से ही इन चीजों का जवाब देगा। वह राजनीति में, कोई महान साहित्यकार राजनीति में सक्रिय रहा हो ना रहा हो, कभी उसने कोई पार्टी ज्वाइन की हो ना की हो, कभी कोई पैम्फलेट लिखा हो ना लिखा, अ, उसकी कविताओं में या उसकी रचनाओं में, साहित्य में आपको इसका कोई संकेत मिलता हो ना मिलता हो, वो अनिवार्यतः राजनीतिक चेतना संपन्न होगा। बिना राजनीतिक चेतना संपन्न हुए आप ये नहीं सोच सकते कि कोई कवि दीर्घजीवी या कालजयी हो सकता है। महात्मा गांधी को बहुत बड़े पैमाने पर कई मामलों में रविन्द्रनाथ टैगोर से खरी खोटी सुननी पड़ी थी, अगर आपको अतीत पता हो। और प्रेमचंद ने बहुत पहले ही कह दिया था कि साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल की तरह। तो जो प्रखर साहित्यकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनका संबंध सिर्फ तर्क और सत्य से होता है। वो इसी प्रवृत्ति का विस्तार करता है, इसी उदात्तता का विस्तार करता है। तो साठोत्तरी कविता में भी आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। राजेश जोशी ने बहुत ढंग से ऐसी कविताएं लिखी, लेकिन आलोक धनवा ने लिखी, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन आप जब इस दौर की कविताओं को देखेंगे तो पहली वाली तारीफ के काबिल थी, ये काबिले गौर भी हैं। और एक के बाद एक कवि हैं जो सीधे सत्ता से टकराने का साहस रखते हैं। बोधिसत्व हो, मंजुल भारद्वाज हो, वंदना केंगरानी, ओम निश्चल, उस्मान खान, अनिल रंजन भौमिक, लालटू, मदन कश्यप, देवी प्रसाद मिश्र, कैलाश मनहर, महेश कटारे, सुगम, अमित एस परिहार, संदीप प्रसाद, अदनान कपूर, दरवेश, पंकज चतुर्वेदी, शंकरानंद, मैं नाम ले, हुबनाथ। हुबनाथ को मैं समझता था कि सिनेमा के विशेषज्ञ हैं। ऐसी प्रतिरोध की कविताएं लिखी उन्होंने कि मैं आश्चर्यचकित।
तो इन कवियों में और ढेर सारे कवि हैं जिनमें हिचक नहीं है, भय नहीं है। कई वरिष्ठ कवियों ने भी इस दौर में कविताएं लिखी हैं, लेकिन जब आप इन इसमें से कई नए कवियों की कविताएं देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्हें अलग से रेखांकित करने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी कवि हैं जो इस बीच जब घर में कैद हैं तब अपनी भावनाओं में ही ज्यादा डूब उतरा रहे हैं और कुछ को तर्क देकर इस साहस से दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कविताएं कालजयी या दीर्घजीवी नहीं हो। आज से 500-600 साल पहले जब कबीर ने कविताएं लिखी तो वो आज भी हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि कबीर ने पूरे साहस के साथ अपने समय से टकराने का मादा दिखाया, अस्वीकार का साहस था। नजीर की कविताएं हमें इसीलिए पसंद। फैज ने जेल में रहते हुए कविताएं लिखी। नागार्जुन ने आजादी के एक एक साल बाद ये कविता लिख दी थी तेभागा तेलंगाना आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कि झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत नहीं अब गाएंगे, भात दाल तरकारी रोटी जब तक नहीं पेट भर पाएंगे, कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में, लाल भवानी उदित हुई है सुना है तेलंगाना। ये कविता नागार्जुन ने तब लिख दी थी इंदिरा गांधी पर प्रहार करते हुए कविता लिखी। तो ऐसे आलोक धनवा ने ऐसी कविताएं लिखी। तो एक लंबी परंपरा है जो कवि इस तरह से टकराने का मादा रखते हैं। देखिए आज के समय को जब भविष्य का पाठक देखेगा तो कवियों में सिर्फ करुणा या पीड़ा या वेदना नहीं ढूंढेगा, वो ये ढूंढेगा कि किसने यह साहस भी दिखाया है। आप में से किसी का माइक ऑन है, अगर वो बंद कर लें तो मुझे सुविधा होगी। किसी का माइक ऑन है? जी, समय का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बताइए, कितना समय है मेरे पास? बस समाहार करें, 5-10 मिनट, 5 मिनट का समय। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की साहस से युक्त कविताएं आपको ढेर सारी दिखती। आ, सत्ता के प्रहार पर संकेत करने वाली ढेर सारी कविताएं आपको दिखेंगी। गिद्धत्व, साहेब, आका, कलयुग का एक राजा था, महाराज, राष्ट्रीय विदूषक, जुमलाखोर, झूठ शिरोमणि, नुमाइशी परिधान के सार, इस तरह के शब्दों के प्रयोग सत्ताधीशों के लिए किए गए जो भारतेंदु की अंधेर नगरी की याद दिलाता है कि अ, अंधेर नगरी में कहीं भी अंग्रेजों की चर्चा थोड़ी ना है। लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बकरी किसी की भी दबी हो, फांसी किसी को भी। इसी तरह से राज्य की भूमिका पर, संवाद संविधान पर, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, उपराष्ट्रवाद के फर्क पर, हमारे नायकों पर, गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे नायकों की छवि ध्वस्त करके जिस तरह से ऐसे नायकों को उभारने की कोशिश की जा रही है जिनका हमारी भारतीयता से कोई लेना देना नहीं, उस पर इस तरह की कविताएं, इस तरह से राजनीतिक चेतना संपन्न कविताएं बहुत अच्छी लिखी गई हैं। शशि भूषण की कविता है देश, बोधिसत्व जी की कविता है अभी इसी समय में, इसी तरीके से अमित एस परिहार की कविता है, संदीप जी की कविता है गिद्धत्व। तो ढेर सारी कविताएं आपको दिखाई दी। समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये कह रहे हैं कि 5 मिनट से 10 मिनट ही मेरे पास होगा, 5-7 मिनट, तो उसी हिसाब से मैं एक दो मुद्दे और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2015-16 में मैं एक आलेख लिख रहा था वैश्वीकरण और दलित साहित्य को ध्यान में रख। उस वक्त बहुत गहरा डिबेट इस चीज पर दो धड़ों में चल रहा था। कुछ लोग वैश्वीकरण के पक्ष में खड़े थे और कुछ लोग उसके विपक्ष में खड़े। तो जो मेरे लिए ये कष्टप्रद स्थिति थी कि साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के पक्ष में अस्मिता से जुड़े बुद्धिजीवी इस तरह से खड़े हैं। अब इन 3 महीने ने ऐसी स्थिति पैदा की है जिससे आप समझ सकते हैं कि किसका पक्ष ज्यादा सही था। वैश्वीकरण ने शहर को आकर्षण का केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया था और दलित समुदाय ने गांवों में जो अवमानना की स्थिति झेली थी, जो अपमान झेला था, पारिवेशिकता से मुक्ति की जो आकांक्षा थी, उसने उन्हें वैश्वीकरण की ओर आकर्षित। लेकिन अब वह पक्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शहर में मुक्ति संभव नहीं है। तो जब तक शहर के साथ ही गांव को भी उतना ही मुक्त करने के लिए हम प्रयासरत नहीं होते हैं जहां हमारी आबादी का 70% बसता है, तब तक अम्बेडकरवादी मार्क्सवादी जो समाजवाद की आकांक्षा है कि गांव और शहर का भेद मिट जाए, जब तक वह संभव नहीं होता है तब तक हमारी जो लड़ाई है वो अधूरी रहेगी। तो इस दौर में ऐसे कवि निकल कर आए जिन्होंने शहरों की इस छलावे को उद्घाटित किया है। जसिंता केरकेट्टा ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं शहरों की इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए। मैं उन कविताओं को नहीं सुना रहा हूँ। शिल्प के लिहाज से अगर आप बात करें तो
आप देखेंगे कि अ, एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी समकालीन कविता के परिदृश्य को लेकर कि पठनीयता कम है, संप्रेषणीयता ठीक से नहीं। काव्यात्मक गद्य में नहीं, कविता का तो अपना गद्य होता है, गद्यात्मक गद्य में बस गद्य लिखकर पंक्तियों को तोड़ देने मात्र को कविता दिखाकर प्रस्तुत करने की कोशिश। तो इस तरह की चीजें भी ढेर सारी समकालीन कविता के परिदृश्य में हो रही थी। इसके भी कारण है, वैश्वीकरण के बाद जिस तरीके से आत्मप्रचार की चीज बढ़ी है, जिस तरीके से बाजारवाद उपभोक्तावाद बढ़ा है, तो वो कवियों को भी उसने प्रभावित किया है, क्योंकि कवि भी पर्याप्त रूप से मनुष्य ही है, इन सीमाओं से प्रभावित होते। सोशल मीडिया पे आप इन चीजों को आराम से देख सकते। तो शिल्प को लेकर ये सारी चीजें बहस में थी। लेकिन जब आप कोरोना दौर की कविताएं पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कवि मिल जाएंगे जिनका ध्यान राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या ब्रह्मांडीय कवि बनने से पहले मनुष्यता की ओर है। उनका ध्यान इस ओर है कि उन भावनाओं को पकड़ने की कोशिश की जाए जिससे कविता ज्यादा संप्रेषणीय बने, सहज बने, लोगों तक पहुंचे। तो आप जब इस दौर की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको संप्रेषणीयता अच्छी मिलेगी, आपको सहजता मिलेगी, आपको अलग अलग छंदों में लिखी हुई गजलें, एक से एक महज कटारे ने बहुत सुंदर गजलें लिखी हैं, ओम निश्चल ने गजलें लिखी। अ, इस तरह की ढेर सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस यही है कि सचेत रहने की जरूरत है कि कई बार इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा अभिधात्मकता आ जाती है, कई बार इस प्रक्रिया में संवेदना को जल्दी रखने के चक्कर में परिपक्वता कम रह जाती है। इन चीजों को लेकर सतर्क रहें। एक बहुत अच्छी चीज जो शिल्प के लिहाज से मुझे लगी वो ये कि व्यंग्य के साथ जो लय आई है, उसने बहुत ज्यादा मारक बनाया है इन कविताओं को, जो आज के समय की जरूरत है। पर पुनः यहाँ भी इस चीज को लेकर सचेत रहना होगा, जो कुछ कवियों में मुझे दिखा कि अतिशय व्यंग्य ने उनकी उदात्तता को कमजोर करने का काम किया है। देखिए, ये संतुलन बहुत जरूरी है कि व्यंग्य आपके मानवीय भावनाओं को बढ़ाने के लिए आना चाहिए, व्यंग्य मूल भावना हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ईर्ष्या द्वेषी बढ़ता है, उदात्तता कमजोर होती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखना होगा। निष्कर्षतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर कोरोना दौर की कविताओं ने उम्मीद जगाई है, धूल छांटने में मदद की है। इस दौर की कविताएं प्रमाणित करती हैं कि कविता कैसी रची गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कविता सिर्फ एकांत में आनंद की चीज नहीं है, वो सत्ता की कमजोरियों, पूंजी की आक्रामकता, लोगों की व्यथा, पीड़ा, कष्ट, इनसे भी जुड़ना जो है वो एक संवेदनशील कवि का काम है। असहाय लोगों की में जो व्याप्त भय है, खामोशी है, चुप्पी है, उसको दूर करके आकांक्षा और आत्मविश्वास की भावना से उसे ओतप्रोत करना, ये सारी चीजें समकालीन कोरोना दौर के कवियों ने करके दिखाई हैं। सभ्यता समीक्षा को लेकर पुराने कई कवियों ने भी कविताएं लिखी हैं, जैसे मदन कश्यप ने कविताएं लिखी हैं, देवी प्रसाद मिश्र ने कविताएं लिखी हैं। इस बीच राजेश जोशी ने भी कविता, मुझे स्पष्ट नहीं है लेकिन मुझे लगा कि वो कविता इसी दौर की है। अ, अ, लाल्टू ने कविताएं लिखी हैं। तो पुराने वरिष्ठ कवियों ने भी सभ्यता को लेकर, 21वीं सदी के समस्याओं को लेकर ढेर सारी कविताएं इस बीच लिखी हैं। साथ ही जब लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है, वो खंभा जब गिरने को तैयार है, गिर ही चुका है, तो समकालीन कवियों ने एक हस्तक्षेप किया है और अपनी दावेदारी दर्ज की है कि जो अगर ये खंभा गिर रहा है तो दूसरे लोगों को निकल कर आना होगा और गिरती हुई इमारत को सहारा देना होगा, उसे बचाना होगा। ये आकांक्षा ही पर्याप्त है। वो किस हद तक संभव है वो हम आप जानते हैं, लेकिन ये आकांक्षा कवियों में होना, रचनाकारों में होना, ये बहुत बड़ी जीत है कोरोना दौर के कविताओं की। अ, उदय प्रकाश ने 2001 में आलोचना के एक अंक में समकालीन कविता की, मैं उस कविता से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन उस कविता के परिदृश्य के बारे में एक बात कही थी कि जो कविता के रूप में है कि समकालीन कविता की केंद्रीय समस्या यह थी कि हर बार हड्डी एक हुआ करती थी और जबड़े कई एक। हर बार यही एक दृश्य बनता था कि सबसे सुनियोजित सुसंगठित व्यक्ति हड्डी ले भागता। कभी इस तरह की कविताओं में भावना व्यक्त करना था। लेकिन आप आज, मैं इस आखिरी कविता से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि लगभग 20 साल बाद इन मर्मांतक परिस्थितियों से गुजरने के बाद अपने साथी भारतवासियों को फंसा देखकर आज का एक कवि अपने दूसरे समकालीन कवियों से कह रहा है और परिचितों से कह रहा है कि कविता लिख कर मुक्त नहीं हो सकता मैं,
कविता लिखकर मुक्त नहीं हो सकता मैं, कविता पढ़कर तुम भी मुक्त नहीं हो। उत्तर दो उसका, वह अकेले पैदल क्यों गया? धनंजय कुमार बताओ। मंजुल भारद्वाज तुम भी बोलो। वागीश सारस्वत चुप क्यों हो? आभा भाविनी शैलेश रमन सुरबाला मयंक तुम में से कोई क्यों नहीं गया उनके साथ? धन्यवाद।